दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारा 216वां लेक्चर यानी संविधान का ये 66वां लेक्चर है, 66 नंबर का लेक्चर है। इसके पहले इसी सीरीज में 150 लेक्चर में हम लोगों ने इतिहास विषय को कवर किया। बहुत जल्द वो स्थिति आने वाली जब मैं आपको अलग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, और फिर आपको याद दिलाऊंगा कि 150 लेक्चर में हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, फला लेक्चर तक हम लोगों ने संविधान पढ़ा है। ये वाली स्थिति आने वाली है कि नहीं। चलिए फिलहाल 66वां लेक्चर है दोस्तों, और आज जो हमारा टॉपिक है ना, ये राजभाषा से संबंधित सवाल अटेंड करने वाले हैं। और क्वेश्चन दोस्तों अगर आज की क्लास देख लेते हैं तो 6480 सवाल। कितना भैया? 6480 सवाल दोस्तों आज की क्लास देखने के बाद कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा पीछे जाकर देखिए, बहुत बड़ा लोड हो गया आपके सर पे, कवर करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, सवाल कैसे आते हैं? सवाल देता परीक्षा में कि किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया, उस अनुच्छेद का नाम क्या है? अगला सवाल, राष्ट्रपति ने किस वर्ष प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना किया था, गठन किया था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? यह सवाल आ गया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। बहुत बढ़िया सवाल। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? या 21वां संविधान संशोधन के तहत किस भाषा को जोड़ा गया? हमारे हमारी जो संविधान है दोस्तों, उसमें कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, उसके बाद कौन कौन सी भाषा कब कब अपडेट हुई है? इस तरह के सवाल भी परीक्षा में आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं तैयारी आपकी कितनी बेहतर हो पाई है। अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि ये जान पाए ना कि आपको कितना आता है और कितना इस क्लास में सीखने को मिल रहा है। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है। ये बहुत सारे विषयों के लिए है दोस्तों, आप आइए ज्वाइन करिए। कई सारे बच्चे इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि सर बहुत मजा आ रहा है यूट्यूब पर पढ़कर। ठीक है, हमें नहीं लेना पेड कोर्स। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। ये तो यूट्यूब पे आपको 10% मिल रहा है, 90% जो छिपी हुई बातें हैं वो भैया पेड कोर्स में है। हमें भी पता है क्या देना है क्या नहीं देना है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है और आप इससे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कोर्स वगैरह ज्वाइन करना हो आप यहां से पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आज हमारा 216वां लेक्चर है। 6480 तक सवाल जो हम कवर करने वाले हैं। चैप्टर हमारा क्या? राजभाषा। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, समझिएगा, तब जवाब दीजिएगा। ना आपको कहीं जाना है ना हमें कहीं जाना है, इत्मीनान से पढ़ना है। ठीक है, लिख रहा भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? ठीक है, राजभाषा। ठीक है, पहली बात, आप लोग कभी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे दोस्तों? राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा जैसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया गया। क्या शब्द लिखा गया दोस्तों? राजभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। और हमारी राजभाषा दोस्तों क्या है? तो हिंदी। अच्छा, हिंदी भी लिखते समय दोस्तों बिंदी मत लगाएगा, आधा ना लगाएगा, तभी दोस्तों आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 343 तो वहीं पर दोस्तों ये सारी बातें बताई गई हैं इसके बारे में। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर पूछा जाए परीक्षा में भाग कि बताइए किस भाग में दोस्तों ये हिंदी जो हम राजभाषा पढ़ते हैं इसके बारे में बताया गया, तो आप बताएगा दोस्तों भाग 17 में। कहां बताएगा दोस्तों? भाग 17 में इसके बारे में बताया गया है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक जो हम चीजें पढ़ते हैं वो किसके बारे में दोस्तों? वो राजभाषा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल देखिए। लिख रहा भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी ये किस लिपि में दोस्तों लिखी जाती है? तो बच्चा जानता है दोस्तों कि हमारी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। इसका नाम है देवनागरी लिपि। क्या नाम है दोस्तों? देवनागरी लिपि। ठीक है, तो एक तो नागिरी नहीं होता, नागरी होता। देवनागरी देवनागरी लिपि में दोस्तों ये हम लोग हिंदी को लिखते हैं। ठीक है, तो कभी भी पूछे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है तो क्या बताएंगे? देवनागरी। और ये वाली बात भी कहां लिखी गई दोस्तों? तो ये वाली बात भी दोस्तों अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत आती है कि हमारे संविधान में जो राजभाषा बताया गया वो हिंदी बताया गया, जो लिपि बताया गया वो देवनागरी लिपि बताया गया। अगला सवाल देखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? कब दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो याद रखेगा यह दर्जा हिंदी को दिया गया था 14 सितंबर को। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन सन कौन सा था? सन था दोस्तों 1949। कब दोस्तों? सन 1949 था। इसीलिए दोस्तों हर साल 14 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय
हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, एक और हिंदी दिवस है जिसको हम कहते हैं विश्व हिंदी दिवस। क्या कहते हैं दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस। तो ये विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? अंग्रेजों ने हिंदी का मजाक उड़ाने के लिए इसी दिन मनाया था हास्य दिवस। ये कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और इत्मीनान से अगले सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, लिख रहा है संविधान के किस अनुच्छेद एवं भाग में? तो अभी अभी दोस्तों हम लोगों ने भाग पढ़ा था कि भाग 17 की बात किया था। किसकी बात किया था? भाग 17 की। और राजभाषा और लिपि का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों राजभाषा और लिपि के बारे में कहां बताया गया है? अनुच्छेद 343 क में बताया गया। 343 एक लिखिए, 343 क लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों बताया गया है। लिख रहा, अच्छा आप एक भी छोड़ दीजिए, आप मोटी मोटा दोस्तों यहां 343 बताइए, क्योंकि सीधे सीधे आपसे राजभाषा के बारे में पूछा है तो आप उतना ही जवाब दीजिए। अगला सवाल लिख रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति या एक आयोग के गठन का दोस्तों प्रावधान किया गया है? ये गठन का प्रावधान कहां पे दोस्तों? तो याद रखिएगा, गठन का प्रावधान किया गया कि एक आयोग होगा जो राष्ट्रपति को सलाह वगैरह देगा। ये दोस्तों बताया गया अनुच्छेद 344 में। 343 तो हमारे हिंदी भाषा के बारे में बता दिया राजभाषा के रूप में। ठीक है, 344 उस आयोग के बारे में बता रहा है जो राष्ट्रपति को सलाह वगैरह देने का काम करेगा। लिख रहा है राष्ट्रपति ने किस वर्ष प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था? ठीक है, पहली बार दोस्तों हमारे देश में राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों जून 1957 में। कब गठित हुआ था दोस्तों? 57 नहीं, 55 में। गठन पूछ रहा ना, तो गठन कब हुआ था? 55 में। और रिपोर्ट कब आया था दोस्तों? 56 में। ठीक है, एक साल बाद रिपोर्ट आएगा। ठीक है, तो दो सवाल यहां से बन जाते हैं। एक तो दोस्तों गठन की बात किया और एक रिपोर्ट की बात किया। ठीक है, तो याद रखेंगे गठन हुआ था जून में और याद रखेगा रिपोर्ट कब आया था दोस्तों? 1956 में। अच्छा, जैसे गठन जून 55 में किया वैसे रिपोर्ट भी पूछ सकता ना, तो रिपोर्ट आया था दोस्तों 31 जुलाई को। ठीक है, कब आया था? 31 जुलाई को। ये जो प्रथम राजभाषा आयोग बना, ये किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक मत कर दीजिएगा। ठीक है, बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर इनको कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो 1920 में 1 अगस्त 1920 को दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी का देहांत हो गया था। ये वही दिन था दोस्तों 1 अगस्त जिस दिन महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन के पहले दिन ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। ये बीजी खेर इनका नाम है, ये बाल गंगाधर खेर इनका नाम है। ये प्रथम राजभाषा आयोग का दोस्तों इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। ये सवाल आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लेकिन आप अच्छा अभी तो पढ़ाया मैंने, क्या बताया आपको प्रथम राजभाषा आयोग में? एक तो बताया दोस्तों कि अगर सवाल करे कि इसका गठन कब हुआ था, तो गठन क्या बताएंगे दोस्तों? बताएगा जून 1955 में गठन हुआ था। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है दोस्तों कि इस आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया, तब क्या बताएंगे दोस्तों? जुलाई में 31 जुलाई को दिया था रिपोर्ट, 31 जुलाई 1556 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पहले अध्यक्ष तो शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? बीजी खेर लिखेंगे। और बीजी खेर लिखेंगे। बाल गंगाधर खेर इनका नाम था, यह भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लिख रहा प्रथम राजभाषा ने अपना प्रतिवेदन कब दिया? ये प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या सर प्रतिवेदन का तात्पर्य भी रिपोर्ट से ही यही पूछना चाह रहा है? जी हां दोस्तों, यही पूछना चाह रहा है, कुछ अलग नहीं। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा दोस्तों कि इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? तो 56 में दिया था। 1956 में 31 जुलाई को अपना प्रतिवेदन दिया था। अगला सवाल देखिए, लिख रहा संसदीय विधान कार्य, जो संसदीय विधान कार्य होते हैं जो संसद में, वो अंग्रेजी भाषा में चलने तथा उसके अधिकृत हिंदी अनुवाद की व्यवस्था का आदेश राष्ट्रपति द्वारा कब जारी किया गया? शुरुआत में जो हमारा संविधान बना था ना, वहां सब कुछ अंग्रेजी में चल रहा था। बाद में दोस्तों राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया कब? 1960 में। कब? अप्रैल 1960 में। और तब दोस्तों उसका अनुवाद करना भी शुरू कर दिया गया। तो याद रखेगा अप्रैल 1960 में। कब दोस्तों? अप्रैल 1960 के बाद से जो कुछ विधायी कार्य अंग्रेजी भाषा में होते थे, बाद में दोस्तों उनको ट्रांसलेट किया जाता था हिंदी भाषा में। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। यह काम कब हुआ दोस्तों? यह काम हुआ 1960 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या लिख रहा है, लिख रहा है दो अस्थाई राजभाषा विधायी आयोग के लिए दोस्तों कब स्थापित किए गए थे। यह भी पूछता दोस्तों कितने स्थापित किए गए थे, तो 2 स्थापित किए गए थे। अब दूसरा सवाल आता दोस्तों कब किए गए थे, तो याद रखिएगा दोस्तों 1961 में किए गए थे, क्योंकि 60 में वो नियम आ गया कि राष्ट्रपति जी ने कहा कि नहीं अब ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो जाहिर सी बात तब तो विभाग बनाना पड़ेगा, और विभाग भी कैसा दोस्तों, अस्थाई विभाग। तो 1961 में दोस्तों अस्थाई विभाग बना। एक चीज और बताना चाहूंगा, जब हमारा संविधान बना ना, तो संविधान बनने के बाद दोस्तों व्यवस्था किया गया, जो हमारा मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ, ठीक है, तो मूल संविधान बनने के बाद दोस्तों व्यवस्था किया गया कि अगले 15 वर्ष तक, कब दोस्तों, अगले 15 वर्ष तक दोस्तों क्या किया जाएगा, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। उसके पश्चात दोस्तों क्या किया जाएगा, उसके पश्चात फिर हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। ये दोस्तों एक नियम भी आया था। तो इसीलिए दोस्तों बाद में चल के 1965 में जाकर के दोस्तों एक अलग से प्रावधान तैयार होता है। इसी के आधार पर अभी आगे मैं सवाल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो 15 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट याद रखेगा, आपके परीक्षा में पूछता है, ठीक है, कि कितना समय दिया गया था ये अलग एक जो है हिंदी विभाग बना करके और सारा काम उसमें किया जाए, इसके लिए जो समय दिया गया था शुरुआत में 15 वर्ष दिया गया था। लेकिन राजभाषा आयोग को कब समाप्त करके उसके कार्य भारत सरकार के विधायी विभाग को दोस्तों सौंप दिया गया। ये राजभाषा आयोग दोस्तों जो बना था शुरुआत में, ये कब समाप्त कर दिया गया, तो दोस्तों इसे 1 अक्टूबर 1976 को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया, 1 अक्टूबर 1976 को समाप्त कर दिया गया। और जो काम राजभाषा आयोग करता था, अब वह काम कौन करेगा, अब जो विधायी विभाग बना दोस्तों राजभाषा का, अब वह काम करना शुरू करेगा। लिख रहा है केंद्रीय हिंदी समिति का पहली बार दोस्तों गठन कब हुआ। इसके पहले हमारे देश में इस तरह की कोई समिति नहीं थी, नाम था दोस्तों केंद्रीय हिंदी समिति। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन दोस्तों पहले ही हो चुका था, वर्ष 1967 में। कब हो चला था दोस्तों, वर्ष 1967 में इसका गठन हुआ था केंद्रीय हिंदी समिति का, ठीक है। और उस समय दोस्तों एक राजभाषा अधिनियम आया था, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963 आया था। यह राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत ही दोस्तों इसका गठन किया गया था। कब दोस्तों, वर्ष 1967 में, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में दोस्तों मोदी जी ने क्या किया, 23 जून 2017 को, ठीक है, 23 जून 2017 को क्या कर दिया दोस्तों, यहां पर इसका पुनर्गठन किया। इसी डिपार्टमेंट का क्या कर दिया गया दोस्तों, इसी डिपार्टमेंट का पुनर्गठन किया गया। तो ये सवाल भी याद रखेगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ दे आपसे कि बताइए केंद्रीय हिंदी समिति जो पुरानी वाली थी वो तो 1967 में बनी थी, ठीक है, 1967 में, लेकिन इसका पुनर्गठन कब हुआ, तो यहां भी लास्ट में 7 है और यहां भी लास्ट में 7 है, ये 67 है, ये 17 है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये इसका गठन किया गया, अभी पुनर्गठन हुआ, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है केंद्रीय हिंदी समिति जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखेगा दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं दोस्तों, जिस तरह से योजना आयोग वगैरह के अध्यक्ष, या फिर दोस्तों हम नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग है नहीं, उसके स्थान पे नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। तो इसके पदेन अध्यक्ष कौन कहे जाते हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा, कोई भी होगा वही रहेगा। तो उसी तरह से यहां भी जो केंद्रीय हिंदी समिति है इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। लिख रहा है संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखिए 3-4 सवाल दे सकता है। अगर भाग पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, भाग 17 बताएंगे। अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो बताएगा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में राजभाषा से संबंधित है। और अगर आपसे अनुसूची पूछ दिया तब क्या बताएंगे, तब बताइए दोस्तों 8वीं अनुसूची। क्या बताएंगे, तब बताएगा 8वीं अनुसूची। और पूछ दिया कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो क्या बताएंगे दोस्तों, कुल 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। कितनी हैं, कुल 22 भाषाएं। तब जाकर के आपका क्वेश्चन इतने जगह से सवाल बन सकता है, यहां से कहीं से भी सवाल बन सकता है, तो जरा अलर्ट रहिए और समझते चलिए। लिख रहा दोस्तों किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में, किस पर दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये कहां कहा गया, जब आप पढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 350, ठीक है, तब आप वहां पढ़ते हैं कि प्राथमिक स्तर पर दोस्तों मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। ये चीजें आप पढ़ते हैं 350 या 350 क में, देख लीजिएगा एग्जाम में क्या ऑप्शन मिलता है, उसी हिसाब से दोस्तों आप अपना जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, तब तो जान पाएंगे कि नितिन सर के साथ जुड़ने का क्या फायदा है। अभी तो जैसा मैंने आपको समझाया कि आप जुड़िए, देखिए पूरा इतिहास पढ़ाया गया, पूरा संविधान पढ़ाया गया, एक एक टॉपिक
आप कल्पना करिए ना, अभी अभी दोस्तों वर्तमान में अभी हम कहां आ गए हैं, अपने 66 लेक्चर पर आ गए हैं। संविधान का हमारा 66वां लेक्चर है, अभी और भी क्लास चल रही है। कोशिश करूंगा ये 70 या 75 पर जाकर आपकी क्लास समाप्त हो जाए। मेरा उम्मीद है 75 तक चलेगी आपकी क्लास, ठीक है। तो आप जुड़ेंगे साथ में, तब ना आपको लगेगा कि यार इतना डिटेल में कहां पढ़ने को मिलेगा संविधान, एक एक टॉपिक कहीं कुछ मिस नहीं हुआ। आप बताओ ना कि पूरे संविधान में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर आपको लेक्चर नहीं दिया गया, जो आप नहीं जानते उस पर भी लेक्चर दिया गया। तो आप जब जुड़ेंगे तब चीजें समझ पाएंगे। और जो इंसान अपने फ्री के प्लेटफॉर्म पर इतना मेहनत कर सकता है, फिर जो हमारा पेड प्रोग्राम होगा, यहां मेहनत नहीं करेंगे क्या, यहां कंजूसी करेंगे क्या? सवाल ही नहीं बनता भाई, सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट, एप्लीकेशन, जहां से भी चाहें आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। बाकायदा आपको ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है, ट्रैक करते हुए किताबों को देख सकते हैं कब किताब हमारे घर तक आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का कोई सदस्य, यहां से थोड़ा अलर्ट होकर पढ़िएगा, अब थोड़ा जो है डिफिकल्ट वाला स्थिति बन रहा है। लिख रहा किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी, संसद का कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी के अलावा मातृभाषा में, देखिए हमारे देश में कई सारी भाषाएं हैं और सबकी अपनी अपनी मातृभाषा हो सकता है, तो लिख रहा मातृभाषा में संसद को संबोधित कर सकता है। अब भाई संसद में हर एक राज्य को, हर एक स्थान को रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बात कहां लिखी गई दोस्तों, ये बात लिखा गया दोस्तों अनुच्छेद 120(1) में। अब आपको विश्वास नहीं होगा, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 343 से लेकर 351, और ये वाली बात बताई गई अनुच्छेद 120(1) में। हाँ तो क्या अब कोरिलेशन है ना, आप अनुच्छेद 120(1) में पढ़ेंगे तो यही चीजें बताई गई हैं, जो कि आज इस चैप्टर में हम राजभाषा पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी कोरिलेशन यहां से, इसीलिए दोस्तों आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा किस अनुच्छेद में लिखा है कि उच्चतम या फिर उच्च न्यायालय, उच्चतम मतलब क्या हो गया दोस्तों, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, और उच्च मतलब सीधा सीधा हाई कोर्ट की बात कर रहा है। तो लिख रहा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद और जो भी विधानसभाएं हैं उसमें प्रयुक्त होने वाली भाषा अंग्रेजी होगी, ठीक है। अभी भी दोस्तों इन सारे जगह पे अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त होती है। जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 348, तब आपको दोस्तों वहां चीजें मिलेंगी, कहां मिलेंगी, 348 पे, ठीक है। 348 में क्या बताया गया कि चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, यहां आज भी जो मूलतः प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है। क्या यहां बदलाव नहीं चाहिए, होना चाहिए बदलाव, ठीक है। हमको लगता है कि जो हमारे सांसद हैं वो इतने ज्ञानी नहीं कि वो अंग्रेजी समझ भी पाएं, ठीक है। सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ 10-20% संसद में ऐसे लोग हैं जिनको अगर दे दिया जाए चिट्ठा तो समझ में नहीं आता, उसका अनुवाद भी उन्हें नहीं पता होगा, ठीक है। भले देखकर बोल दें, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी टंग में जब हम चीजें करेंगे तो जनता के साथ हमारा अच्छा कनेक्शन बनेगा, ठीक है। ये भी बदलाव होना चाहिए। लिख रहा यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में क्या करना है, जनहित याचिका दायर करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीआईएल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, पीआईएल। पीआईएल का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, याद रखेंगे पीएन भगवती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, पीएन भगवती को पीआईएल का जनक कहा जाता है। तो लिख रहा दोस्तों, मान लीजिए पीआईएल दाखिल करना, तो उसको किस भाषा में लिखा जाना होगा, तो पीआईएल दाखिल करने के लिए हमेशा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। किस भाषा का प्रयोग होगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। यह सोचने वाली बात है, केवल और केवल अंग्रेजी भाषा। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 348 का इस बारे में बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अगर कोई कार्यवाही हो रही है तो अंग्रेजी भाषा में होगी, ठीक है। ये दोस्तों है, तो इसको समझिएगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा भारतीय संविधान में राजभाषाएं ये किस अनुसूची में दोस्तों वर्णित हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि अनुसूची का बात करेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, 8वीं अनुसूची में वर्णित है। दोस्तों 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो याद रखेगा कुल 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। याद रखेंगे, अगर भाग पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, भाग 17 बताएंगे। अगर अनुच्छेद पूछेगा दोस्तों तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद पूछेगा तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 बताएंगे, ठीक है। ये बताएंगे, तब जाके हमारी बात कंप्लीट होगी। लिख रहा मूल संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित थी। जो हमारा मूल संविधान था ना, वहां कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। बहुत सारे बच्चे परेशान, हैरान, सर क्या 14 भाषा पढ़ा सकते हैं,
बढ़िया पॉइंट है, चलो पढ़ाते हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या याद रखेंगे, सबसे मूल भाषा थी संस्कृत, तो पहले संस्कृत पढ़ लो। दूसरे नंबर पे दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंट भाषा क्या है, हिंदी, तो हिंदी पढ़ लो। तीसरा दोस्तों क्योंकि मुस्लिम भी हमारे देश में हैं तो इसलिए यहां पर उर्दू पढ़ लो, ठीक है। चौथे नंबर पे दोस्तों एकदम ऊपर से शुरू करो, एक कश्मीरी भाषा ले लो, ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पे दोस्तों क्या ले लो, पंजाबी ले लो, क्या ले लो, पंजाबी ले लो। छठे नंबर पे पंजाब से आ जाओ गुजरात पर, तो गुजराती ले लो, क्या ले लो, गुजराती। उसके बाद जब महाराष्ट्र में जाओगे तो यहाँ ले लो मराठी ले लो। महाराष्ट्र के नीचे जाओगे तो वो मिलेगा कर्नाटक मिलेगा, तो कर्नाटक में कन्नड़ ले लो, ठीक है। उसके नीचे जाओगे केरल आ जाएगा, केरल का मलयालम ले लो, क्या ले लो, मलयालम ले लो, ठीक है। और आगे आ जाओगे दोस्तों तो तमिलनाडु मिलेगा, तो तमिल ले लो। आंध्रा मिलेगा तो तेलुगु ले लो, क्या ले लो दोस्तों, तेलुगु ले लो, ठीक है। उसके बाद और ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको मिल जाएगा उड़िया भाषा, क्या मिल जाएगा दोस्तों, उड़िया भाषा, ठीक है। तो उड़िया ले लो, ठीक है। सब याद कर लो भैया, कहाँ समझ के रखे हो, हाँ चीजें अच्छी हैं, बस खाली पढ़ते चलो। उड़िया ले लो, ठीक है। 12 हो गया। 13 नंबर पे दोस्तों क्या ले लो, फिर ले लो क्या, बांग्ला ले लो, बांग्ला ले लो। और 14 नंबर पे क्या ले लो दोस्तों, असमिया ले लो, क्या ले लो, असमिया, ठीक है। पूरे भारत के मानचित्र का मैं चक्कर लगाते हुए आया हूं और ये 14 तैयार हो गया। ये 14 जो हमारा मूल संविधान था, वहां कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों, तो वहां इन्हीं 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे। उसके बाद होता है दोस्तों 21वां संविधान संशोधन। ये 21वें संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया, तो 15 नंबर पे दोस्तों एक भाषा जुड़ी, सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसे जोड़ा गया दोस्तों, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। एक सवाल और आ सकता है कि सर ये बता दीजिए, ये 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ कब था, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, यहीं आके अटक गए। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, 1967 में हुआ था। ये वही साल है जिस साल केंद्रीय हिंदी समिति का गठन हुआ था, याद आया ना, केंद्रीय हिंदी समिति 1967, ये वही साल है। तो याद रखेगा उस साल 15वें भाषा के रूप में सिर्फ सिंधी भाषा को दोस्तों जोड़ा गया, इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर से एक अमेंडमेंट होता है, एक अमेंडमेंट होता है दोस्तों वो 71वां संविधान संशोधन होता है। और 71वां संविधान संशोधन के तहत किस भाषा को जोड़ा गया, तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, याद रखेगा वर्ष 1992 में हुआ। कब हुआ दोस्तों, वर्ष 1992 में हुआ है। और यहां किस भाषा को जोड़ा गया, तो यहां 3 भाषा जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया दोस्तों, 3 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन सा, चलिए 15 हो गया था ना, 16वें नंबर पे याद रखिए जोड़ा गया कोंकणी। कोंकणी दोस्तों कहां की भाषा है, ये गोवा की भाषा है, ठीक है, कोंकणी। इसी तरह से 17 नंबर पे दोस्तों क्या जोड़ा गया, मणिपुरी। मणिपुरी, मणिपुरी कहां की भाषा दोस्तों, याद रखेंगे मणिपुर की। 18 नंबर पे क्या जोड़ा गया, याद रखेंगे नेपाली। जी हां दोस्तों, नेपाली को भी जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन याद रखेगा अंग्रेजी नहीं जोड़ा गया। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी कहीं नहीं है, अंग्रेजी है ही नहीं। तो याद रखेगा दोस्तों इस तरह से नेपाली जोड़ दिया गया। तो कुल भाषा कितना पहुंच गए हम, 18 पहुंच गए। और 1992 की घटना है। फिर होता है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन। इस 92वें संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषा जोड़ा गया, कब हुआ है 92वां संविधान संशोधन, अगर ये पूछे तब तो बताएगा दोस्तों वर्ष 2003 में हुआ है। कब हुआ है, वर्ष 2003 में हुआ है। और 18 के बाद अब 19 नंबर से दोस्तों एक साथ 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई, तो याद रखेगा यहां पर बोडो जोड़ा गया, बोडो जोड़ा गया। 20वें नंबर पे दोस्तों डोंगरी जोड़ा गया, सुना है कि नहीं, डोंगरी जोड़ा गया। 21वें नंबर पे दोस्तों संथाली जोड़ा गया। देखिए इसमें आपस में आगे पीछे भी हो सकता है, संथाली जोड़ा गया। और अंतिम में दोस्तों 22वें नंबर पे क्या करेंगे, मैथिली जोड़ा गया, ठीक है। मैथिली वगैरह कहां चलती है, बिहार में बोली जाती, ठीक है। इस प्रकार से कुल 22 भाषाएं हो गई। तो वर्तमान में कितनी है, 22। एक और भाषा जुड़ने वाली है आगे, 23वें भाषा के रूप में भोजपुरी जुड़ने वाला है। कब जुड़ता है, जब जुड़ेगा तो देखा जाएगा। लेकिन आज संविधान में कुल कितने अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित हैं, अरे हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं 343 से लेकर 351 तक, जोड़ लीजिए 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, कितना हो गया, 9 हो गया ना। तो सीधे सीधे उत्तर क्या हो जाएगा, कितने अनुच्छेद, याद रखेंगे कुल 9 अनुच्छेद किससे जुड़े हैं दोस्तों, किससे संबंधित है, इस राजभाषा से संबंधित है। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं परीक्षा में, है कि नहीं। और आ जाए तो आधे लोग परेशान कि सर क्या करें इसका जवाब। घबराइए मत, उत्तर सबका है। लिख रहा दोस्तों विश्व हिंदी दिवस, मैं तो 2 सवाल बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। एक तो दोस्तों सवाल है विश्व हिंदी दिवस का कि विश्व हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। और एक सवाल है दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस का, किसका दोस्तों, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय हिंदी दिवस? ये दो अलग अलग सवाल हैं, तो दोनों आपको ध्यान देना है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो याद रखेगा दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है, और अगर राष्ट्रीय वाला पूछे तब याद रखेंगे 14 सितंबर को, क्योंकि पहली बार दोस्तों 14 सितंबर को ही क्या हुआ था, ये इसको जो है दर्जा दिया गया था। तो यहां पर जो अभी के लिए सवाल दे रहा है दोस्तों, ये आप क्या करेंगे 10 जनवरी, क्योंकि सवाल यहां विश्व वाला है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, अगला सवाल देखिए, लिख रहा अनुच्छेद 344, 344, 345, इन सब में दोस्तों किसका वर्णन है? तो 343 हम लोगों ने पढ़ा, तो क्या पढ़ा था कि 343 में यह बताया गया था कि हमारी राजभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि कौन सी होगी? तो देवनागरी लिपि होगी, ठीक है। इसी तरह से 344 भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए क्या होगा दोस्तों? एक राजभाषा आयोग बनेगा। क्या बनेगा? राजभाषा आयोग का गठन। ये बात दोस्तों जो हमने पीछे बताया था, ये वही वाली बात है दोस्तों, ये अनुच्छेद 344 में है, ठीक है। और एक चीज और, ये राजभाषा जो आयोग होगा ना, इसमें कुल सदस्य कितने होंगे दोस्तों? ये भी सवाल आ जाता परीक्षा में, तो याद रखेगा। इसमें दोस्तों याद रखेंगे 20 सदस्य जो है ना, 20 सदस्य ये होते हैं लोकसभा के। कहां के होते हैं दोस्तों? 20 सदस्य लोकसभा से रहते हैं, और दोस्तों 10 सदस्य जो हैं ये राज्यसभा से रहते हैं, ठीक है। 10 सदस्य कहां से रहते हैं? राज्यसभा से। इस प्रकार ये जो राजभाषा आयोग है, इसमें कुल मेंबर कितने होते हैं दोस्तों? तो अगर कुल पूछेगा तो क्या बताएंगे? कुल मेंबर होते हैं 30। कितने होते हैं दोस्तों? 30 होते हैं। इस सवाल को भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि अनुच्छेद 345 क्या है? अनुच्छेद 345 बताता है राज्य की राजभाषाओं के बारे में। किसके बारे में? राज्य की राजभाषाओं के बारे में, ठीक है, कि राज्य की राजभाषाएं क्या है। अब देखिए, हर एक राज्य की अपनी अपनी अलग अलग राजभाषा है। जैसे हमारे यहां पर उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया है, मतलब वह उनकी राज्य की राजभाषा है। जैसे नागालैंड ले लीजिए, नागालैंड की राजभाषा क्या? अंग्रेजी है। बच्चा अंग्रेजी बोलता है, हाँ, याद रखेंगे। लिख रहा दोस्तों अनुच्छेद 346 में दोस्तों किसका वर्णन है? बहुत सोच समझ के दोस्तों आपको याद दिलाना है कि 346 में क्या बताया गया, ठीक है। तो याद रखेगा 346 बताता है राज्यों किसके बारे में दोस्तों? कि राज्यों के बीच में जो कुछ भी पत्राचार होगा, या तो अब देखिए पत्राचार किसके किसके बीच हो सकता है, जरा समझिएगा। पत्राचार हो सकता है किसके किसके बीच? राज्य के बीच, राज्यों के बीच पत्राचार, यहां लिख दूं पहले, ठीक है। पत्राचार किसके किसके बीच हो सकता है? हो सकता है पत्राचार राज्य के बीच हो रहा हो सकता है पत्राचार राज्य और संघ के बीच हो रहा हो, ठीक है। तो इस पत्राचार के बारे में कौन बताता है दोस्तों? अनुच्छेद 346 में प्रावधान किया गया। इसी तरह से अनुच्छेद 347 किस बारे में बताता है? तो याद रखेगा, ये जन समुदाय के भाषण के बारे में बताता है। किस बारे में? जन समुदाय के भाषण के बारे में बताता है। कौन दोस्तों? अनुच्छेद 347। तो 47 में आजादी मिली थी, और 47 में आजादी के बाद जन समुदाय, याद रखेगा, उसी से जोड़कर याद रखेगा। लिख रहा है हिंदी भाषा के विकास के निर्देश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अंतिम में जो आप पढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 351, ये क्या किसके बारे में बताता है? तो हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में दोस्तों बातें बताता है कि सरकार को किस तरह से प्रचार प्रसार करना है, हिंदी भाषा का विकास करना है, उस संदर्भ में दोस्तों यहां बातें बताई गई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है मुझे लगता है, और आराम आराम से चीजें पढ़ते चलिए। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा जहां से प्रश्न न हमने अटेंड किया हो। आप एक बार मुझे बताइएगा। अब दोस्तों धीरे धीरे 75 क्लास होने वाली, 75 पे इसको मैं द एंड करने वाला हूं। हो सकता है 72 73 पे ही क्लास समाप्त हो जाए। अगर समाप्त हो जाता है तो एक दो मैं मिक्स सीरीज दे दूंगा जहां संविधान के मिक्स सवाल, ठीक है, ताकि एक झलक हमें संविधान की मिल जाए। हर बार हम लोग ऐसा करते आए हैं, एंशिएंट में भी, मिडावल में भी, मॉडर्न में भी, तो संविधान में भी इस तरह से हम लोग एक दो पार्ट देख लेंगे ताकि और अच्छे से चीजें कवर हो जाएं। देखिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड नोट्स हैं। इन्हें आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, और प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। और अगर किताबें लेंगे तो किताब तो बाई पोस्ट आपके घर जाती है, ठीक है। तो मौका दीजिए कभी स्टडी 91 को भी सेवा करने का, तब तो आप समझेंगे। और अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा सा भी मन कर रहा है कि नहीं नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, वाकई हमें समझाने में इनका योगदान है, या सिखाने में, पढ़ाने में, जो भी आपको लगे, तो प्लीज़ दोस्तों निवेदन आपसे हाथ जोड़कर है कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ये वाली क्लास में उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, जबकि क्लास मेरे हिसाब से जबरदस्त क्लास है। पूरा इतिहास पढ़ाया गया, पूरा अब संविधान समाप्त हो रहा है, आप धीरे धीरे ज्योग्राफी की तरफ जा रहे हैं। आप सीरीज से जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे सब कवर होता जाएगा, ठीक है।
जब तक आपका एग्जाम वगैरह आएगा तब तक बहुत सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जुड़िए साथ में और चैनल को आगे बढ़ाइए, आपका अपना चैनल है, ठीक है। तो इतने तो होना ही चाहिए, बाकी मिलिए हमारे पेड क्लास में तो और भी बहुत सारी बातें होंगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।